हेलो एवरीवन, वेलकम टू संभव लॉ। और आज हम लोग बात करेंगे कल्पना मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बारे में, जो कि बात करता है जुडिशियल रेलेवेंस ऑफ पार्लियामेंट्री रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, ये जो केस था इसके अंदर एक 5 डेज की बेंच थी जिसके मेंबर्स थे जस्टिस मिश्रा, जस्टिस भूषण, जस्टिस खानविलकर, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस सीकरी। और इस केस के अंदर कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि कोर्ट जो है अपनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के द्वारा लिमिटेड रिलायंस रखेंगी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट्स के ऊपर। अब इस केस की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के ऊपर आते हैं तो मिसिस कल्पना मेहता और SAMA दो रिसोर्स ग्रुप थे जो कि विमेन और हेल्थ के फील्ड में काम करते थे। उन्होंने दो PIL फाइल करे 2012 में ताकि वो दो सर्वाइकल वैक्सीन को डी लाइसेंस करवा सकें, क्योंकि उनके ऊपर कई सारे इरेगुलरिटीज के एलिगेशंस लगे थे क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान। जो रिपोर्ट्स थी उसमें ये कहा गया था कि लोग मर रहे थे इनके आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से। और जो दो वैक्सीन थी वो थी गार्डासिल और सेरेवैग्रिक्स, और इसको मैन्युफैक्चर किया गया था मर्क शार्प, डॉमहे और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के द्वारा। और जो 81st पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट थी ऑन हेल्थ, फैमिली एंड वेलफेयर ऑन दिसंबर 2014, इस रिपोर्ट के अंदर कई सारी ग्रेव इरेगुलरिटीज फाइंड की गई थी क्लिनिकल ट्रायल्स में इन वैक्सीन के लिए। रिपोर्ट ने यह भी कहा था कि जो इरेगुलरिटीज हैं वो हैं आपके जो क्लिनिकल ट्रायल के सब्जेक्ट्स थे उनके साथ जो उनकी कंसेंट ली जाती है उनके ऊपर ट्रायल कंडक्ट करने के पहले, उसके अंदर काफी इरेगुलरिटीज थी। और साथ ही साथ काफी सारे डिविएशंस थे, मतलब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स तोड़े गए थे बेसिकली इस पूरे उसको स्टैब्लिश करने के लिए। वहां पे कोर्ट जब थी उसके सामने, जब स्टैंडिंग कमेटी को लाया गया नोटिस में कोर्ट के, तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये आया कोर्ट के सामने कि क्या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट होती है क्या कोर्ट उसके ऊपर रिलाय कर सकती है, और आर्टिकल 32 के अंदर क्या वो डायरेक्शंस इशू कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है। मेन क्वेश्चन था। जो ड्रग कंपनीज थी जो कि इस चीज के अगेंस्ट में बेसिकली प्लीड कर रही थी कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को क्यों नहीं मानना चाहिए, उन्होंने ये कहा कि जो जुडिशियल डायरेक्शन है वो बेसिकली वायलेट होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, जो कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का होता है अंडर आर्टिकल 105, जहां पे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है कि उनकी जितने भी प्रोसीडिंग्स हैं जो भी उन्होंने कहा है उसको कोर्ट कंसिडरेशन में ले सकता, और वो उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन होगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 121 को भी वायलेट करता है, जो कि प्रोहिबिट करता है कोर्ट को किसी भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के अंदर इंक्वायरी करने से। तो आर्टिकल 105 और 121 को कहीं ना कहीं कंपनीज ने कहा कि वायलेटिव है इसके। जो क्वेश्चंस था वो बेसिकली आ रहा था कि जो एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन होती है उसके अंदर क्या जुडिशियल डायरेक्शन इशू करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन था। और वहां पे जो दो जजेस की जो बेंच थी जिसमें जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस नरीमन थे, उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, और इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर्म करी। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास मेन इशू ये था कि क्या वो रेफर या रिलाय कर सकती है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की अंडर आर्टिकल 32 या 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर नहीं। चलिए अब इस केस के जजमेंट की ओर आते हैं। तो 9 मई को कोर्ट ने अपने जजमेंट को 3 कंकरिंग ओपिनियंस में डिलीवर किया, और कोर्ट ने यहाँ पे ये कंक्लूड करा कि जो एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन है कोर्ट की वो एक लिमिटेड रिलायंस रखेगा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट्स के ऊपर, कि वो एक लिमिटेड स्कोप में उन रिपोर्ट्स को अपने बेसिकली कॉन्ग्रेंस में ले सकते हैं। यहाँ पर जस्टिस मिश्रा ने एक ओपिनियन दिया अपने और जस्टिस खानविलकर के बिहाफ पे, जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक ओपिनियन दिया अपने और जस्टिस AK सीकरी के बिहाफ पे, और एक ओपिनियन जस्टिस अशोक भूषण ने दिया जो कि सेपरेट था बट कंकरिंग था। सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस मिश्रा के ओपिनियन के बारे में। यहाँ पर जस्टिस मिश्रा ने आर्टिकल 122 क्लॉज 1 और आर्टिकल 212 क्लॉज 1 को कहीं ना कहीं शुरू करा उस बात से कि ये आर्टिकल्स एब्सोल्यूट बात नहीं पुट करते हैं वैलिडिटी ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के ऊपर देखने के लिए कोर्ट की, बट वो उनको केवल इस चीज के लिए कन्फाइन करते हैं कि वो ग्राउंड्स ऑफ इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर के अंदर पार्लियामेंट के बेसिकली प्रोसीजर को ना देखें, और उसके अलावा कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है वैलिडिटी ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स या किसी और चीज को कंसिडरेशन देने के कोर्ट के लिए। जस्टिस मिश्रा ने RS नायक वर्सेस AR अंतुले, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यशवंत प्रभु वर्सेस काशीनाथ कुंते, ऐसे सारे बहुत सारे केसेस को लेते हुए ये कहा कि कोर्ट ने इसके पहले भी पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट होती है या फिर जो स्पीचेस होती हैं उनको उन्होंने कंसिडरेशन में लिया है किसी सर्कमस्टांस के अंदर, ताकि वो ये समझ पाए कि लेजिस्लेचर का इंटेंट क्या था कोई भी कानून पास करने के पीछे, या फिर ये समझने के लिए कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने वो बात क्यों बोली
या जो बात बोली वो सही है या फिर नहीं। उन्होंने उसके बाद रेफर करा क्रॉफोर्ड ऑन स्टैचुरी कंस्ट्रक्शन की तरफ, और उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जो रूल ऑफ एक्सक्लूजन होता है पार्लियामेंट्री मटेरियल्स का, उसको कई जूरीज के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया है एज आर्टिफिशियल, एंड देयर इज अ केस ऑफ फॉर विटलिंग डाउन ऑफ सेड रूल, कि ये जो बेसिकली रूल है ये कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल है, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनाता है कि इस चीज़ को विटल डाउन किया जाए। फिर उन्होंने एनालाइज किया सेक्शन 57 क्लॉज 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट को, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो कोर्ट होती है उसके पास ये पावर होती है कि वो जुडिशियल नोटिस में ले सके पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को, क्योंकि शैल टेक जुडिशियल नोटिस लिखा हुआ है 57 क्लॉज 4 में। उन्होंने कहा कि 57 क्लॉज 4 में पीसीसीआर को एक एडमिसिबल एविडेंस की तरह देखा जाएगा, बट जो चैलेंज है यहाँ पे जो बेसिकली अलाउ नहीं किया जाता चैलेंज को रिपोर्ट के अगेंस्ट में, उन्होंने ये कहा कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है उसको जुडिशियल नोटिस के तौर पे लिया जा सकता है और उसका एडमिसिबल एविडेंस के तौर पे लिया जा सकता है। और ये लेकिन बेसिकली कहा ये उन्होंने कि जो ये होता है वो नाइडर इम्पंज्ड है, और ना उसको चैलेंज किया जा सकता है, ना उसकी वैलिडिटी को यहाँ पे क्वेश्चन में लाया जा सकता है, इम्प्यूग्ड नहीं है, और उसको ना तो आप वैलिडिटी को क्वेश्चन में ला सकते हैं, कोई मतलब तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि वो जो रिपोर्ट है वो एविडेंस की तरह कंसिडर नहीं की जा सकती है कोर्ट के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के ओपिनियन के बारे में। जस्टिस चंद्रचूड़ ने बिगिन करा इंग्लिश केसेस को साइड करने से, जहां पे उन्होंने रूल ऑफ एक्सक्लूजन की बात करी, जिसको कि उन्होंने कहा कि रिलैक्स किया गया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट्स के अंदर। उन्होंने साइड करा पेपर इंस्पेक्टर ऑफ टैक्सेस वर्सेस हार्ट के केस को, जहां पर पीसीसीआर को रिलाई किया गया था एम्बिगुअस टर्म को समझने के लिए, जो कि एक बिल में यूज किया गया था इंग्लिश पार्लियामेंट के द्वारा। उन्होंने एक पूरे रेंज ऑफ इंग्लिश केसेस को डिस्कस करते हुए ये नोट करा कि जो कॉमन लॉ की पोजीशन है इन रेफरेंस टू पार्लियामेंट्री रिपोर्ट, वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए उसको प्रोहिबिट नहीं करती है, लेकिन ये चीज बिल्कुल इम्परमिसिबल है कि आप पार्लियामेंट्री रिपोर्ट की वेरासिटी को कोर्ट के अंदर चैलेंज करें, उसकी जो वैलिडिटी होती है, उसकी जो करेक्टनेस होती है, उसको आप कोर्ट में चैलेंज करें। उन्होंने ये ऐड करा कि जो इंग्लिश लॉ है वो एक बहुत साफ बैलेंस मेंटेन करता है पब्लिक डिबेट और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बीच में, और वहां पे इस लाइन क्रॉस नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि जो यूके है वहां पर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का कंसेप्ट है, लेकिन इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी का कंसेप्ट आता है, जो कि ये इंप्लाई करता है कि जो तीन ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वो तीनों सब्जेक्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा दिया गया था। इस कॉन्टेक्स्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सक्लूसिव कॉग्निजेंस है, जो कि यूके में अडॉप्टेड है, उसका इंडिया के अंदर कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि वो बात करता है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के, और यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्न की जाती है। इसीलिए जो इंडियन पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेचर के स्क्रूटनी के अंदर आएगा फॉर इट्स कॉम्पिटेंस और फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर मान लीजिए वो कोई ऐसा बेसिकली कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करती है तब। उन्होंने राजा राम पाल के केस को साइड करा, और उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 122 क्लॉज 1 में जो प्रोहिबिशन है जुडिशियल इंटरफेरेंस इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का, वो सब्जेक्ट है ट्विन टेस्ट ऑफ लीगैलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के। उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट्स हैं उनको आप बेसिकली ये नहीं कह सकते कि उनकी करेक्टनेस सही नहीं है इन अ लीगल सेंस, और ये आर्गुमेंट देना भी बिल्कुल कहीं भी कहीं सही नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फिर ये बोला कि जो जुडिशियल रिव्यू और सेपरेशन ऑफ पावर है वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और जो करंट डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है वो वन ब्रांच वन फंक्शन के अप्रोच से बहुत आगे निकल चुका है, जिसमें कि एक जो ऑर्गन ऑफ स्टेट होता था उसका केवल एक फंक्शन होता था, और रादर देन वो इवॉल्व हो चुका है इंटीग्रेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क और चेक्स एंड बैलेंसेस के, जहां पर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के काम के ऊपर कहीं ना कहीं नजर रखता है और उनको एक चेक में रखता है उनकी पावर को। उन्होंने कहा कि जो कंसिडरेशन है मॉडर्न सेपरेशन ऑफ पावर की, वो फंक्शनल रिलेशनशिप के थ्रू आती है तीनों ऑर्गन्स के, और तीनों एक साथ काम करते हैं। उसके बाद उन्होंने डिफरेंट फंक्शंस बताए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट्स के, जिसके अंदर चार चीजें आती हैं। जो पहली चीज है वो है स्टेटमेंट बाय गवर्नमेंट ऑन मैटर ऑफ पॉलिसी, कि अगर कोई मैटर ऑफ पॉलिसी है, जैसे मान लीजिए कोई डेवलपमेंट पॉलिसी हो गई या फिर मान लीजिए कोई ट्रेड पॉलिसी हो गई, तो उस पर गवर्नमेंट ने कोई अगर स्टेटमेंट दी है तो वो। उसके बाद दूसरा जो उसका वो है काम है वो है स्टेटमेंट मेड बाय पर्संस हु हैव बीन डिपोज्ड बाय द कमिटी,
बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी इंसान को अगर इंटरोगेट किया गया है कमिटी के सामने, कमिटी ने उससे सवाल पूछे हैं कि कोई चीज क्या है क्या नहीं है, तो वो स्टेटमेंट्स भी कोर्ट उसको लेगी कंसिडरेशन में। उसके बाद इन्फरेंस ऑफ फैक्ट्स इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होती है उसने कोई काम कितने अच्छे से करा, कोई पॉलिसी कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट करी नहीं करी, इस बात को फैक्ट को जो है इंक्लूड किया जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट में। उसके बाद फाइंडिंग्स ऑफ अ मिसडिमीनर implicating a breach of duty of public official or by private individual or an evasion of law। इसका मतलब है कि जो मान लीजिए कोई इंसान है जो कि एक कोई मिसडिमीनर या कोई गलत काम करता है जिसमें कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है किसी पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा या फिर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा, जो कि उनको इम्प्लीकेट करती है कोई गलत काम करने के लिए या फिर किसी लॉ से इवेड करने के लिए, बचने के लिए, तो उन सब चीज़ों के लिए जो पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट है अगर उसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं तो कहीं ना कहीं कोर्ट जो है उसको कंसिडरेशन ले सकती है और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट का ये फंक्शन होता है। उसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा कि अगर आपको डिफरेंट फंक्शंस को चूज करना है टू बी रिलाइड अपॉन बाय अ कोर्ट तो वो कर सकती है, इन किसी भी फंक्शंस को वो चूज कर सकती है। उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट है उसकी पोजीशन जो गवर्नमेंट है वो मैटर ऑफ पॉलिसी के उस पर, हिस्टोरिकल फैक्ट के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बेसिकली कोर्ट उसके ऊपर रिलाय कर सकती है। उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है वो एडजुडिकेशन के मैटर्स में पब्लिक इंटरेस्ट के साथ अलाइन होना चाहिए और जो रोल ऑफ पार्लियामेंट है उसको कहीं ना कहीं उसकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबनेस को जो गवर्नेंस होती है उसको सिक्योर करने का काम करता है कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट के उसमें। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो फंक्शनल अप्रोच के साथ फोकस करते हुए वो कहीं ना कहीं ऑपरेट इसके अगेंस्ट नहीं करती है कि कोर्ट पार्लियामेंट्री रिपोर्ट के ऊपर रिलाय करे। तो उन्होंने कहा कि जो फंक्शनल अप्रोच है वो इस चीज़ के अगेंस्ट में ऑपरेट नहीं करती। फिर उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसको रिलाय अपॉन किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा एक्सपेंसिव जुरिडिक्शन ऑफ अंडर आर्टिकल 32 के, लेकिन कोर्ट जो है उसकी करेक्टनेस या वैलिडिटी या फिर उसके कंटेंशन एस्पेक्ट ऑफ द रिपोर्ट के ऊपर जो है वो नहीं जा सकती है। ये नहीं कह सकती कि वो रिपोर्ट के अंदर कोई चीज़ गलत है या सही है या वैलिड है या फिर नहीं, या फिर उसमें कोई कंटेंशियस पार्ट उसके ऊपर वो नहीं जा सकती, केवल उसको जो है रिलाय कर सकती है उसके ऊपर जो उसमें कहा गया है। उसको कंक्लूड करते हुए उन्होंने कहा कि इफ अ फंक्शनल judicial review in facilitating the realization of socio-economic rights is construed in the context of modern notion of separation of power, there is no real conflict between the independence of judicial process and reliance upon published reports of parliamentary committee। इसका मतलब यह है कि जो फंक्शन है जुडिशियल रिव्यू का उसका काम है फैसिलिटेट करना सोशियो इकोनॉमिक राइट के, जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया है मॉडर्न नोशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की, और उसके जो होता है वो एक रियल कंफ्लिक्ट नहीं हो सकता इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जो पार्लियामेंट्री रिपोर्ट है उसके पब्लिशमेंट को। तो फिर जो बेसिकली उन्होंने कहा कि जो कोर्ट है वो एक लिमिटेड एस्पेक्ट में पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स के ऊपर रिलाय कर सकती है। अब इसके बाद बात करते हैं जस्टिस भूषण के उसके बारे में, ओपिनियन के बारे में। जस्टिस भूषण ने ये ओपाइन करा कि जो पब्लिकेशन ऑफ पीसीएसआर है वो परमिटेड नहीं होना चाहिए बट एनकरेज होना चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा, कि पार्लियामेंट को और इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए ताकि एक ग्रेटर डिसेमिनेशन ऑफ रिपोर्ट्स आ सके, ताकि जो सिटीजन्स हैं उनका जो राइट टू नो है कि वो और जान सके कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, कैसे पॉलिसीज के ऊपर काम चल रहा है, उसके ऊपर और ज़्यादा ध्यान आ सके। फिर उन्होंने फर्दर ये ऐड करा कि सेक्शन 57 ऑफ द एविडेंस एक्ट जो है उसके अंदर ये बात क्लियर लिखी है कि जो जुडिशियल नोटिस होती है उसके अंदर प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर इंक्लूडेड है, जिसमें कि पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट भी आती है। उन्होंने ये कहा कि जो प्रिविलेज कमेटी होती है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा अडॉप्टेड होती है उसके अंदर क्लेरिफाई जो परमिशन क्लेरिफाइड होती है लोकसभा स्पीकर की वो रिक्वायर्ड नहीं होगी इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, फेलिंग द मीनिंग ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट इन कोर्ट। फर्दर उन्होंने ये क्लेरिफाई करते हुए कहा कि जो डॉक्यूमेंट है वो एडमिसिबल होगा एविडेंस के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर नहीं डिलीट किया जा सकता कि जो प्रिजम्पशन है उसके कंटेंट्स को लेके जो कंटेंट्स उसमें लिखे हुए हैं वो भी ट्रू होंगे। प्रिजम्पशन इस चीज़ को लीड नहीं करेगा, केवल ये बात है कि आप उस चीज़ को लेकर आ रहे हैं, उसको प्रूव करना और डिस्प्रूव करना वो कोर्ट के ऊपर है। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा कंटेंशियस फैक्ट जो है अगर दिया हुआ है किसी पार्लियामेंट्री रिपोर्ट के अंदर तो उसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया जाएगा किसी आउटसाइड कमिटी द्वारा या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ये देखने के लिए कि पीसीआर में कोई बात लिखी गई है वो सही है या फिर नहीं,
और उसको अगर मान लीजिए किसी हिस्टोरिकल फैक्ट या इवेंट को देखने के लिए करना है तो उसको आप कर सकते हैं, उसके लिए रिलाई अपॉन किया जा सकता है। लेकिन कोई भी पार्टी कोई क्वेश्चन या इम्पीच जो होता है उसको नहीं लाएगी पार्लियामेंट्री रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में। जो 3 सेपरेट बट कंकरिंग ओपिनियंस थे वो इस बात को लेकर यूनानिमस थे कि जो पीसीएसआर है उसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है कोर्ट्स के द्वारा इन एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल 32 या आर्टिकल 136 जुरिडिक्शन में टू अ लिमिटेड एक्सटेंट ओनली, की जो अपने जुरिडिक्शन होता है उसके अंदर वो केवल एक लिमिटेड एक्सटेंट तक इन दोनों आर्टिकल्स को लेकर चलेंगे। उन्होंने ये कहा कि जो कंटेंशियस पार्ट है या फिर जो सेक्शंस हैं जो कि यूज किए गए हैं जिसको कि इम्पीच किया गया है अदर पार्टी द्वारा, उसको जो है कोर्ट उसको रिलाई नहीं कर सकती किसी कंटेंशियस पार्ट को, सेक्शन को। और जो 5 जजेस की बेंच थी उसने ये क्लैरिफाई करा कि जो पोजीशन ऑफ लॉ है बाय मेंटेनिंग अ केयरफुल बैलेंस बिटवीन जुडिशियल रिव्यू और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो लॉ है उसको एक बैलेंस बना के चलना है कि जुडिशियल रिव्यू और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आपस में वो रहे ताकि सेपरेशन ऑफ पावर कायदे से यूज हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में प्लीज सर्कुलेट करिए। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।